जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसके 9 लाख से भी ज्यादा महल सोने और जवाहरात से बने हों, एक ऐसी नगरी जो इतनी शानदार और इतनी एडवांस थी कि आज के बड़े बड़े महानगर भी उसके सामने शायद फीके पड़ जाएं। ये थी द्वारका, भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी, जो एक दिन अचानक समुद्र में समा गई। और यहीं से उठता है वो सवाल जो सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को उलझाता रहा है। क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में समुद्र की गहराइयों में एक पूरी की पूरी हकीकत दफन है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। साल था 1983। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के तट के पास अरब सागर में उतरी और उन्हें जो मिला उसने इतिहास की किताबों में एक नया चैप्टर खोलने की गुंजाइश पैदा कर दी। समुद्र के नीचे रेत और चट्टानों के बीचों बीच उन्हें दिखी इंसानों की बनाई हुई दीवारें और पिलर्स, जिनका वहां होना लगभग नामुमकिन था। ये वो खोज थी जिसने एक पौराणिक कथा को एक आर्कियोलॉजिकल मिशन में बदल दिया। अब ये समझने के लिए कि आखिर ये खोज इतनी बड़ी बात क्यों थी, हमें पहले उस कहानी को जानना होगा जिसे हजारों सालों से सुनाया जाता रहा है, स्वर्ण द्वारका की कहानी। भागवत पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक द्वारका में 9 लाख से ज्यादा महल थे और ये महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो जैसे धरती पर स्वर्ग का ही एक टुकड़ा था, जिसे कहते हैं कि खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। और देखिए, कथाओं में द्वारका को सिर्फ एक अमीर शहर नहीं बताया गया, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड, एक हाईली डेवलप्ड महानगर के तौर पर दिखाया गया है। सोचिए, वहाँ एक प्रॉपर प्लान्ड पोर्ट था, सड़कों का ग्रिड पैटर्न था, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स थे। ये सारी चीजें उस जमाने के हिसाब से तो कल्पना से भी परे थी। ये एक सेल्फ सफिशिएंट शहर था जिसे समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगकर बसाया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा रोशनी होती है वहां परछाइयां भी गहरी होती हैं। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी आगे चलकर एक ऐसे श्राप के अंधेरे में डूब गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ताकतवर और इतना खुशहाल शहर अचानक लहरों के नीचे समा गया? इसका जवाब कहानी के मुताबिक एक नहीं बल्कि 2 श्रापों में छिपा है। पहला श्राप महाभारत युद्ध के ठीक बाद गांधारी ने दिया। अपने 100 बेटों की मौत से दुखी और गुस्से में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप अब लगा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और जैसा कि कथाओं में लिखा है, ये श्राप सच साबित हुए। समय के साथ यदुवंश में घमंड और ऐशो आराम बढ़ने लगा। फिर एक दिन एक त्योहार के दौरान उन्होंने नशे में आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और एक दूसरे को मार डाला। इसके बाद कृष्ण एक जंगल में चले गए जहां एक शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मार दिया। और कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र ने उस शानदार शहर को अपनी लहरों में वापस ले लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही, लेकिन फिर एक शख्स आया जिसने इस कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसने की ठान ली। डॉक्टर एस.आर. राव, भारत के सबसे बड़े मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स में से एक। डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो मानते थे कि हमारे पुराण और महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उनमें ऐतिहासिक घटनाओं के सुराग छिपे हो सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने उस शहर को खोजने का जिम्मा उठाया जिसे दुनिया एक मिथक मान चुकी थी। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उस जमाने में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एक बहुत ही नया फील्ड था। न तो उनके पास ज्यादा पैसे थे, न ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप यकीन नहीं करेंगे, फंडिंग इतनी कम थी कि पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू हुआ था। साइंटिफिक कम्युनिटी को भी शक था, लेकिन डॉक्टर राव और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। और उनकी वो जिद, वो मेहनत रंग लाई। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने समुद्र में 12 बार खुदाई की और एक-एक करके ऐसे सबूत सामने आने लगे जो हजारों साल पुरानी कहानियों और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के बीच एक पुल बना रहे थे। सबसे बड़ी खोजों में से एक थी 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार जो समुद्र में लगभग 30 मीटर नीचे मिली।
इसकी बनावट महाभारत में द्वारका की किलेबंदी के जिक्र से काफी मिलती जुलती थी। ये साफ था कि ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, टीम को 500 से ज्यादा चीजें मिली। पत्थर के एंकर, मोहरें, मिट्टी के बर्तन। खास तौर पर 3 छेद वाले एंकर मिले जो उस समय की एडवांस समुद्री तकनीक का सबूत हो सकते हैं। ये सब एक जीते जागते व्यस्त बंदरगाह शहर की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब मिला जब इन चीजों की उम्र पता लगाई गई। उनमें से एक कलाकृति तो 9000 साल पुरानी निकली। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब इन सारी कड़ियों को जोड़ा जाता है तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनती है। देखिए, जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं उनकी डेटिंग लगभग 1500 ईसा पूर्व की है, जो महाभारत काल की मानी जाने वाली टाइमलाइन के काफी करीब है। और तो और बाद में 2001 से 2007 के बीच हुई हाईटेक सोनार मैपिंग ने भी समुद्र के नीचे एक पूरे सुनियोजित शहर के नक्शे की पुष्टि की है, जो कथाओं के वर्णन से मेल खाता है। तो सवाल ये है कि द्वारका डूबी कैसे? क्या ये सिर्फ एक श्राप था? साइंस इसका एक और जवाब देता है। रिसर्च बताती है कि करीब 5000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया भर में समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी बड़ी सुनामी या प्राकृतिक उथल-पुथल की वजह से। ये घटना उस पौराणिक कथा को एक साइंटिफिक बेस दे सकती है जिसमें कहा गया है कि समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली। इन सभी खोजों ने द्वारका को सिर्फ एक धार्मिक स्थल से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। आज ये भारत की प्राचीन विरासत और वैज्ञानिक कामयाबी दोनों का एक प्रतीक बन चुकी है। इस विरासत की अहमियत हाल ही में तब और बढ़ गई जब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने समुद्र के नीचे कृष्ण की पूजा की और एक मोर पंख अर्पित किया, जिससे द्वारिका की कहानी पर एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजरें गईं। द्वारका की कहानी हमें सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हो सकता है ये एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हों, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी और कौन-कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वो इतिहास हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।